ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि एनसीईआरटी आ चुकी है, तो मैं आपको एनसीईआरटी बता देता हूँ कि एनसीईआरटी कहाँ आपको मिलेगी। हम क्रोम पे गए और यहाँ जाके हमने cbse.nic.in पे गए, ठीक है ना। एकेडमिक्स पे भी जा सकते हो, gov.in पे भी जा सकते हो। अपने को कहाँ जाना है? एकेडमिक, ठीक है ना। एकेडमिक पे गए, एकेडमिक पे जाके स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल करना है पेज को। लेफ्ट हैंड साइड में क्विक नेविगेशन पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दिखे, ठीक है ना। तो आपको इन शॉर्ट ncrt.nic.in टेक्स्ट बुक पे जाना, ठीक है। पर अगर किसी को याद नहीं रहे तो कहाँ जा सकते हो आप? सीबीएसई पे जाके, एकेडमिक पे जाके एनसीईआरटी पे जा सकते हो। फिर उसके बाद अपन अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे, क्लास 9 सब्जेक्ट। आपको साइंस मैथ्स में कौन सी, क्या नाम है? ठीक है, और गो पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये आपको गणित मंजरी दिख जाएगी। आपको अगर चैप्टर 1 डाउनलोड करना है तो चैप्टर 1 8 चैप्टर है। ये क्या है? पार्ट 1 आया है अभी, तो इसमें कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है। समझ गए कि नहीं समझ गए? पूरी बुक डाउनलोड करनी है तो कंप्लीट डाउनलोड कंप्लीट बुक कर लो, ठीक है ना। क्लियर है? इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, साइंस की भी आ चुकी है, साइंस पे गए और यहां बुक का टाइटल क्या है? एक्सप्लोरेशन। 8 में क्या नाम था मैथ्स की बुक का? गणित प्रकाश। 8 में क्या नाम था? गणित प्रकाश। 9 में क्या नाम है? इधर इधर गणित मंजरी, ठीक है। इसी तरह से 8 में क्या नाम था साइंस की बुक का? क्यूरियोसिटी। 9 में क्या नाम है? एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो ये एक्सप्लोरेशन बुक आ गई। तो आप इसको चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड कंप्लीट बुक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है अच्छे से? हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कौन सी वाली बुक। सबसे पहले मैथ्स की, क्योंकि अभी हमने मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो मैथ्स की बुक देख लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, गणित मंजरी। इसको हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा इसमें से और क्या क्या बचा है, ठीक है। जैसे कि इस वाली बुक में आपको रेशनलाइजेशन कहीं से कहीं तक नहीं, हमने रेशनलाइजेशन की बहुत प्रैक्टिस करी, शायद आपके स्कूल वालों ने भी करवाई होगी। कितने लोगों के स्कूल में नंबर सिस्टम चालू हुआ, पढ़ाया, रेशनलाइजेशन की क्वेश्चन करवाए कि नहीं करवाए? करवाए, ठीक है। हमने एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट्स पढ़ा, इसकी पावर ये, उसकी पावर वो, लॉ ऑफ रेडिकल, ठीक है ना। वो भी नहीं दिख रहे इसमें कहीं से कहीं तक, दिख नहीं रहे, ठीक है ना। मैंने ये नहीं कहा कि 9th में होंगे ही नहीं, अभी तक इसमें मैंने अच्छे से देखी पढ़ी ना, इसमें रेशनलाइजेशन का कोई क्वेश्चन दिखा ना लॉ ऑफ रेडिकल का दिखा, क्लियर। बट आपके स्कूल वालों ने भी शायद नंबर सिस्टम पढ़ाया तो लॉ ऑफ रेडिकल के क्वेश्चन करवाए होंगे, बताओ करवाए कि नहीं करवाए? रेशनलाइजेशन भी करवाए तो लॉ ऑफ रेडिकल की भी करवाएंगे फॉर श्योर। तो इसी तरह से हमने वो सब पढ़ा। अब जो पढ़ा है हमने उसी के बेसिस पर आपका अपकमिंग संडे परसों टेस्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेस्ट कोई बदल जाएगा या ये हो जाएगा, अभी जो हमने पढ़ा उसी के बिहाफ पर होगा। स्कूल वालों ने भी जो पढ़ाया आपको, है ना, उसी के बिहाफ पर वो FA1 PA1 ले हाफ ईयरली तक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में कितना रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है। तो जो हमने पढ़ा वो हम इसमें देखते हैं। हमने कंटेंट्स पे आ जाते हैं, तो कंटेंट से समझते हैं कि कंटेंट से समझकर देखते हैं कि इस बुक में क्या क्या है। तो ये बुक है पार्ट 1 मेरे हिसाब से ये हाफ ईयरली तक आपको ये चलेगी, फिर हाफ ईयरली के बाद पार्ट 2 आएगी, है ना। मतलब पार्ट 2 पहले ही आ जाएगी बट हाफ ईयरली के बाद रहेगी आपको पार्ट 2,
पहले क्या होता था कि एक बुक होती थी और एक बुक में से किसी को क्या आ रहा है, किसी को क्या आ रहा है, किसी को क्या आ रहा है। अब कम से कम ये रहेगा कि आप लोगों को, सभी को, सभी स्कूल में ये 8 चैप्टर रहेंगे बस, ठीक है ना। ये 8 चैप्टर आपके स्कूल में, सभी के स्कूल में रहेंगे। तो हमें हो सकता है किसी के स्कूल में पहले ये स्टार्ट कर दे, फिर ये स्टार्ट कर दिया, फिर कुछ और, फिर कुछ और, कुछ भी स्टार्ट कर। बट एट दी एंड हाफ ईयरली तक सभी को क्या रहेगा, ये 8 चैप्टर आएंगे, ऐसा मान के चल सकते हैं। फिर पार्ट 2 आपका रहेगा हाफ ईयरली के बाद, सितंबर से लेकर पूरा फरवरी तक। क्लियर? तो हमने इसमें से क्या पढ़ा, बताओ क्या पढ़ा इसमें से हमने? नहीं, हमने पढ़ा है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, चैप्टर 3 पढ़ा है, ठीक है। चैप्टर 1 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था वही है ये, इसका नाम दिया है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसमें 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी लॉजिक्स यूज किए, ठीक है। इसी तरह से इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल है ये, लीनियर के साथ साथ क्वाड्रेटिक भी है, क्यूबिक भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल चैप्टर पहले भी था, ठीक है, ये हम पढ़ चुके। इसमें से जो जो चीज रह गई है वो हमने मार्क कर ली ऑलरेडी, कि हमने नंबर लाइन नहीं पढ़ी, कौन सी इरेशनल नंबर की नंबर लाइन नहीं पढ़ी, और प्रूव दैट इरेशनल नंबर वाला नहीं पढ़ा, √2 √3 वाला। वही हम देखेंगे आज कि चैप्टर 3 में से हमने क्या क्या नहीं पढ़ा। तो यही दो चीज रहेगी जो हमने नहीं पढ़ी, बाकी सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है 4th वाला। क्यों? क्योंकि ये 3 आइडेंटिटी पर बेस्ड है, और इसके अलावा जो आइडेंटिटीज है वो हम पॉलिनोमियल में पढ़ लेंगे। तो टोटल 10 आइडेंटिटी का ये चैप्टर है। जैसे आपने क्या पढ़ा, a + b का होल स्क्वायर है माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही है और कुछ भी नहीं। क्लियर? अब ये कौन है? आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड डाउन, कोई राइमिंग चल रही? सर्कल चैप्टर। अब सोचो, बिना लाइन्स एंड एंगल्स के, बिना कॉन्ग्रुएंसी के सर्कल चैप्टर, ठीक है। माना जिनको गणित प्रकाश थी 8th क्लास में, उन लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, ठीक है ना। कितने लोग थे गणित प्रकाश वाले? अच्छा, तुमको तो सभी को थी, केवल ये नहीं था, और ये सेंट जोसेफ कोलार नहीं, विंध्याचल और थे, इन स्कूल्स में नहीं थी गणित प्रकाश लास्ट की। बाकी तुम सबसे गणित प्रकाश पढ़ी थी, बट उसमें से भी काफी कम बच्चे थे जिन्होंने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी। हमने क्लास में नो डाउट डिस्कस करी थी कॉन्ग्रुएंसी, बट तब तो पता ही नहीं था ना कि 9 में से कॉन्ग्रुएंसी उड़ा देंगे। अब पता नहीं पार्ट 2 में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो इन शॉर्ट, कॉन्ग्रुएंसी, अगर हम डायरेक्ट बात करें तो आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं आती और बोल रहे सर्कल पढ़ लो, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना पड़ेगी, भले यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो, लाइन्स एंड एंगल्स नहीं हो, है ना। जैसे आप में से किसी के स्कूल वालों ने लाइन्स एंड एंगल्स स्टार्ट किया, खत्म हो गया, तो लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा। अब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ाएंगे क्या? पढ़ा दी, तुमको पढ़ा दी, और पढ़ा दी, वही क्राइटेरिया सारे SAS AS RHS पढ़ा दिया, ठीक है। तो अगर ये दो चीज पढ़ा दी, लाइन्स एंड एंगल्स और कॉन्ग्रुएंसी, तो वो सर्कल पढ़ा सकते हैं। मतलब अगर जिस भी टीचर को अच्छे से पढ़ाना है सर्कल्स को, तो उसको पहले ये 2 चैप्टर पढ़ाने पड़ेंगे, चाहे वो सिलेबस में हो या ना, ठीक है। उन्होंने इसलिए डाला, देखो चैप्टर 5 उन्होंने क्या सोच के डाला, उनके पास तो पूरा सिलेबस था 8th में ही। जब आप 8th में थे तो ये सिलेबस बन रहा था कि नहीं बन रहा था? तो उन्होंने प्लान कर लिया था कि 8 में कॉन्ग्रुएंसी डाल देंगे, 8 में लाइन्स एंड एंगल्स डाल देंगे, और 9th में क्या डालेंगे? सर्कल्स डालेंगे। पर अपने को थोड़ी पता था कि 9th में कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी। अगर अपने को पता होता कि 9th में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, 9th में लाइन्स एंड एंगल्स नहीं है, तो 8 में अपन भले एक्स्ट्रा क्लास लगती, हम डिटेल में जाते पढ़ते, पर वैसा हमने क्यों नहीं किया? हमने सोचा यार 9th में होगा। अब जैसे 3rd वाले चैप्टर में से आपको क्या गायब कर दिया? रैशनलाइजेशन गायब कर दिया, और एक्सपोनेंट्स, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट गायब कर दी। हो सकता है पार्ट 2 के किसी चैप्टर में डाल दे, क्या हो सकता है 10th में डाल दे। अभी अपने को पता है क्या? नहीं, अभी अपने लिए वो सस्पेंस है। सीखा हुआ बेकार नहीं जाता,
आपने सीख लिया रैशनलाइजेशन, आपने सीख लिया लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो सीखा हुआ बेकार जाएगा क्या? कभी नहीं है। या तो पार्ट 2 में आएगा या फिर 10th में आएगा, क्योंकि 8th तक की गणित प्रकाश में कहीं पे भी रैशनलाइजेशन था क्या? ये रैशनल नंबर ही नहीं था, तो रैशनलाइजेशन कहां से होगा? मतलब आएगा तो सही, वो कब आएगा? सस्पेंस। ठीक है, क्योंकि बुक बना के अगर पहले से लॉन्च कर दी जाती तो मेरे अलावा और भी जो टीचर्स हैं वो दिमाग में सेट कर लेते क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। अभी असम्पशन चल रहा है, ठीक है ना, अभी भी असम्पशन चल रहा है। अभी हमें नहीं पता कि लाइन्स एंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंसी अगले पार्ट में रहेगा कि 10th में रहेगा, या फिर जो 8th में थोड़ा सा पार्ट था लाइन्स एंड एंगल्स का और कॉन्ग्रुएंसी का वही था। सारी बात समझ। तो इसीलिए हम अभी इसी चैप्टर की बात करते हैं जो हमने पढ़ चुके हैं, थर्ड वाला, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। बाकी सारे चैप्टर आसान है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है। प्रिडिक्टिंग व्हाट कम्स नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस, ये एपीजीपी है ना, ये 10th और 11th का टॉपिक है, ये भी पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इजी है। ये पेरीमीटर एरिया, ये भी आसान है। सर्कल, ये ज्योमेट्री पर बेस्ड है, तो ये वाला थोड़ा सा लंबा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे, बेसिक एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद आप सर्कल्स पढ़ पाओगे। ठीक है, बाकी सब एकदम आसान है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। 9th मैं जो सोच रहा था उसे कम ही हार्ड बनाना है। डिटेल में जब मैं गया, चैप्टर्स को गो थ्रू किया, अब यही वाले चैप्टर की बात कर ले, हमने कितने अच्छे 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 किए और इन्होंने क्या? कुछ भी नहीं है। हिस्ट्री, ठीक है, अभी गो थ्रू करते हैं अपन पूरे चैप्टर को और देखते हैं कि हमें क्या क्या याद रखना है। साइंटिस्टों के, मैथमेटिशियंस के नाम, ईयर और किसने क्या डिस्कवरी करी, इस पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी स्कूल वालों पर डिपेंड करता है, वो आपसे मैथमेटिशियन के नाम पूछते हैं या ईयर पूछते हैं कि नहीं पूछते, क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी ये नहीं पूछा जाता ये किसने डिस्कवर किया, ठीक है, ये किसने दिया, ये किसने फाइंड आउट किया, कौन से ईयर में फाइंड आउट हुआ, ये सब नहीं होता मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में होता है मैथमेटिक्स। ये अब आपके स्कूल वाले क्या करते हैं वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या पूछ रहे हो सर? ये पूछ रहा था कॉन्ग्रुएंसी का तो टॉपिक भी नहीं था, तो बिना कॉन्ग्रुएंसी 8 में टॉपिक नहीं था, बट उसके अंदर जो क्वेश्चंस थे याद है, जिसमें वो लग रहा था लास्ट वाला, हाँ वो, वो उसमें एरिया है, एरिया चैप्टर का, हाँ कहीं तो लग रहा था, मल्टीपल क्वेश्चंस में लग रहा था कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है ना? हाँ? अरे वो अच्छा सा नाम था यार, कोई सूत्र था, हाँ शिल्पा सूत्र, उसमें लग रहा था या कहीं और लग रहा था। वो एक लाल और ब्लू वाला ट्रायंगल था। हाँ, तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन थे जिसमें क्या लग रहा था, कॉन्ग्रुएंसी लग रहा था। ठीक है ना, और हमने लगा लगा कर भी देखा था, तो उस वक्त अगर हमें ऑलरेडी पता होता तो हम डिटेल में देख, बट एनीवेज हम पूरा रिवाइज करेंगे फिर हम पढ़ेंगे सर्कल, है ना, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आते हैं पेज नंबर 41 पे। तो सबसे बड़ा चैप्टर तो इसमें पैरामीटर नहीं है, पेरीमीटर बहुत आसान बना दूंगा। क्या सबसे ज्यादा पेज है इसमें, एक्सरसाइज भी है। यस, एक्सरसाइजेस है ना, जो कंसिडरेशन आपने ये तो पढ़ा था होगा, क्या? हाँ वो भी है। चल थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ये इसके बाद, ठीक है ना, एनसीईआरटी आ गई। अब एनसीईआरटी को हम पूरा डिस्कस करेंगे, उसके बाद टाइम बचेगा होमवर्क डिस्कस करेंगे, और फिर और टाइम बचेगा तो मोशन डिस्कस करेंगे, मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, संडे का टेस्ट आपका वैसा का वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, जो आपको पढ़ाया है उसी के बेसिस पर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाया है वो हमने 9 के ग्रेड में ही पढ़ा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, बट एनीवेज हम उसी पर स्ट्रिक्ट रहेंगे।
आगे जो हम पढ़ेंगे जैसे मोशन पढ़ेंगे तो वो मैंने पूरा एक्सप्लोरेशन से देख लिया है ना, नई बुक का नाम। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे नई बुक के हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ेंगे चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट? क्यों? क्योंकि देखो आपके स्कूल वाले टीचर अब नई एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे कि नहीं चलेंगे, दैट आई डोंट नो। तो मैं पुराना प्लस नया दोनों लेकर चलूंगी। बहुत ज्यादा जब मुझे डिफरेंस दिखेगा तो मैं आपसे पूछूंगा, जैसे अभी पूछा कि आपके स्कूल में रेशनलाइजेशन पढ़ाया, आपने कहा पढ़ाया? क्या आपके स्कूल में एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ाया? हाँ पढ़ाया। ठीक है ना, तो ये अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। समझ गए? ठीक समझ गए? हो गई? गुड, वेरी गुड। अपन डिस्कस करते हैं फिर। करें स्टार्ट। एनसीईआरटी दिख रही है सभी को? इनको थोड़ा सा उधर हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, राधिका इधर कर लो, इधर कर लो। अरे बैठे बैठे इधर फोर्स लगा हो जाएगी। वो तो देखना चाहिए कि वहां क्या देखो तुम्हारा हाथ पहुंच जाएगा, उसका पहुंच जाएगा राजवीर। दिख रहा है सभी को अच्छे से? ठीक है, हर चैप्टर में ये क्यूआर कोड दिया हुआ है स्टार्टिंग में। ये क्यूआर कोड में क्या है, मुझे लगा था कि पीडीएफ वगैरह कुछ होगी, स्कैन किया तो पता चला जो क्वेश्चन, जो चैप्टर है पूरा, चाहे वो इंग्लिश की एनसीईआरटी हो आपकी, चाहे साइंस की हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की हो, सबके चैप्टर के स्टार्टिंग में क्यूआर कोड है। किसी किसी क्यूआर कोड में अभी खाली है, कुछ कुछ क्यूआर कोड में इन्होंने कंटेंट डाल दिया है, उस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट है, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आप समझ सकते हो, वो कंटेंट है। ठीक है, तो काफी सारे क्यूआर कोड अभी भरे हुए हैं, तो आप उसमें जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, साइंस मैथ्स के लिए तो यहाँ आते ही हो, तो आपको साइंस मैथ्स की क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो एक्स्ट्रा मटेरियल से, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया है, द डॉन ऑफ मैथमेटिक्स द ह्यूमन नीड टू काउंट। तो यहाँ पर आपको काउंटिंग के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इमेजिन यू आर लिविंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो इन अ स्मॉल एग्रीकल्चरल सेटलमेंट अलोंग द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर। You have a herd of cattle. Every morning they go out into the dense forest to graze, and every evening they return. How do you ensure that a calf has not wandered off? Without words for numbers and without written symbols, early humans solved this through a concept called one-to-one correspondence. अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या, कि पहले गिनती नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कर सकते हैं, आज क्या होशियार रह सकते हैं, काउंट करके पता लगा सकते हैं ये एब्सेंट है वो एब्सेंट। क्या पहले 1 2 3 4 थे? कैसे पता करते थे? तो ये लोग क्या करते थे कि जो उनके पास कैटल है ना, कैटल है, काऊ है, बफेलो है, तो हर एक कैटल का 1 मार्क है ना, एक मार्किंग कर, पहली मार्किंग वैसे उन्होंने क्या कर दी, मार्किंग कर दी ये, हाँ 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4। तो ऐसे वो मार्किंग को क्या देखते थे कि हाँ जितनी मार्किंग है उतने कैटल होने चाहिए, जितने ये ब्लैक मार्किंग है उतने बफेलो होना चाहिए, जितनी रेड मार्किंग है उतनी काऊ होना चाहिए। इस तरह से वो क्या करते थे, अपने पेट एनिमल्स को करते, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं उसको। फिर नेचुरल नंबर के बारे में बताया। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अ हिस्ट्री रिटन इन बोन, इसके बारे में बताया कि लेबोंगो बोन डिस्कवर्ड हुई थी कहां पर, साउथ अफ्रीका। फिर इशैंगो बोन मिली थी आपको नील रिवर, नील रिवर का है, वही अफ्रीका में ही है कहीं, है ना। ये बोन के बारे में आप एक पैराग्राफ पढ़ो, पढ़ा? तो यहाँ पर क्या, इशैंगो बोन कहां पर पाई गई, नील रिवर के आसपास, कितने साल पुरानी, ये साल पुरानी, ये वाली 35,000 साल पहले। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पर क्या मिले, ये ऐसे मार्किंग मिली। अब ये मार्किंग का क्या देखा आपने,
क्या ये ऐसे ही नंबर है क्या? मतलब ये नंबर लिखे हुए नहीं थे, ये काउंट करे मार्किंग तो कितने 11 थे, ये काउंट करे 13 थे, ये काउंट करे 17, ये काउंट करे 19। तो ये नंबर्स कैसे नंबर्स है? अगर ये ऑड होते तो बीच में 15 भी होना चाहिए था। 15 पाया गया क्या? नहीं पाया गया। मतलब सोचो इतने साल पहले वो प्राइम नंबर को भी जानते, है ना? तो ये कोइंसिडेंट नहीं था, उन्हें कुछ तो आता था, उनके पास केवल ये सिंबल्स नहीं थे। क्या थ्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये उन्हें नहीं पता था, ये बाद में इसको हमने सिंबल बनाया। ठीक है, फोर को जो हम फोर लिखते हैं ये क्या है? सिंबल। इंग्लिश लैंग्वेज का अलग सिंबल है, हिंदी का अलग सिंबल होता है, संस्कृत में अलग तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? सिंबल से अलग अलग। क्लियर है? ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ कुछ में डिफरेंस। संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, जैसा कि आप जानते हो। तो नंबरिंग भी ऑलमोस्ट संस्कृत की ही उठाई गई है हिंदी के लिए, है ना? द इंडियन कॉन्टेक्स्ट ट्रेड एंड एस्ट्रोनॉमी। तो यहाँ पर कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन का एग्जाम्पल लिया है, कुछ वैदिक टाइम का एग्जाम्पल लिया है ना? और क्या बताया है? नंबर्स के बारे में वेद का एग्जाम्पल लिया है, अलग अलग उपन्यास का, ये देखो ऋग्वेद का, ऐसे एग्जाम्पल्स लिए हैं कि उसमें भी क्या पाया गया? पावर्स पाई गई और जीरो के बारे में स्पेशल चीजें पता चली। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक थ्योरी है जो कि हिस्ट्री को बिलोंग करती है और इस चैप्टर में डाली गई है, जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहां आ गई आपकी एक्सरसाइज 3 पर। पहला क्वेश्चन पढ़ के देखें। A merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. Copper ingots मतलब ब्रिक, है ना? जैसे अपन बोलते हैं ना कि सोने के बिस्किट, जैसे कॉपर के ब्रिक्स, जो बड़े बड़े ब्रिक्स होते हैं, हाँ। तो मतलब लेने देने के लिए पहले क्या, पहले के रुपया पैसा था क्या? पहले ऐसे ही चलता था कि आपको 2 सोने के सिक्के दिए, आप मुझे क्या, आप फार्मर हो तो आप मुझे गेहूं दे दो। ठीक है ना? आपको 2 सोने के सिक्के दिए, आप हमारे खेत में आके खेती कर दो, है ना? इसी तरह से चलता था सब सिस्टम पूरा। ठीक है, हाँ, कि आपका चावल का खेत है, आपका गेहूं का खेत है, तो आप चावल के बदले गेहूं एक्सचेंज कर दो। तो वैसे ही यहां पर क्या बताया है कि he received 15 ingots for every 2 bags of spices। 2 bags of spices के बदले 15 ingots। ठीक है, तो 12 bags of spices के बदले कितने? वेरी गुड, इतनी अच्छी स्पीड है, ऐसी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, क्या 2 bags of spices के बदले 15 bags। ठीक है, तो 12 bags, 12 bags मतलब क्या किया? इसको इंटू 6 किया, तो इसको भी क्या करेंगे? इंटू 6 करेंगे, तो कितना आ गया? 90 bags। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्लियर है? 90 कॉपर, तो 90 कॉपर। ठीक है, 2 बैग से 15 कॉपर इनगॉट्स, तो 12 बैग के बदले कितना? 90 कॉपर इनगॉट्स चाहिए। इजी था। सेकंड बार, look at the sequence of the number on one column of Ishangu bone 11, 13, 17, 19। What do these number have in common? ये सारे और odd है, very good। They all are odd number and they are all prime number। ये दो चीज इन सब में कॉमन। List the next 3 numbers that fit this pattern। एक मान्य बताएगी, एक अनुष्का बताएगी, फिर एक आदेश बताएगी। 21 गलत जवाब है कि सही? तो आपको सही क्या होगा, उसके बाद वाला बोल दो। 23। ठीक है, अनुष्का 21 क्यों सही था, 23 क्यों सही है? नहीं, ये क्या है? प्राइम नंबर है, मतलब किसी से डिवाइड नहीं होते। पर 21 किससे? 7 से, 3 से, दोनों से डिवाइड होता है, इसलिए 21 को प्राइम नहीं बोल सकते। बट 23 इज अ प्राइम क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं होता है। 23 के बाद राजू
29, बीच में कोई नंबर 3 और 9 दोनों से डिवाइड होता है, इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो 23 के बाद 29, एक और चाहिए 31, 31 के बाद फिर 37, ठीक है। 33 भी डिविजिबल है, 34 भी, 35 भी, 36 भी है, 31 के बाद फिर 37 आता है, ठीक है। खैर अपने को तो 3 ही चाहिए थे, तो इसके बाद जो प्राइम आते हैं उनके आपको बताना थे। तो 3 प्राइम हो गए अपने, 23, 29 और 31, खत्म। आसान है। जो हमने पढ़ा क्या उससे इसका कोई रिलेशन? बेसिक है, एकदम बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। The sum of any two natural number is always a natural number. Are they closed under subtraction? क्या subtraction में ऐसा होगा कि natural minus natural equal to natural? मतलब हाँ कि ना? इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम कर रहे हैं इसके आगे, और तुम लगे हो चीज सॉल्व करने में, ये घर पे करने के लिए दी है। तो फिर अभी क्यों करना है व्यक्ति? उधर ध्यान दो ना, घर जाके भी कर सकते हो, भाग रही थी। तो फिर हाँ बताओ जल्दी। आर दे क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन, मतलब नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर आएगा, जरूरी है क्या? नहीं। जैसे 5 माइनस 2 3, तो नेचुरल माइनस नेचुरल, बट 3 माइनस 2 इज 3 माइनस 5 इज, क्या माइनस 2 नेचुरल है? तो क्या बोलेंगे? आर दे क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आप क्या बोल सकते हो? 3 माइनस 5 वाला, 10 माइनस 12, मतलब छोटा माइनस बड़ा वाला एग्जांपल दे। आर दे क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन, यहाँ पर पूरा आर दे क्लोज्ड अंडर सबट्रैक्शन, मतलब हमेशा कहीं पूछते हैं कि क्या नेचुरल माइनस नेचुरल भी नेचुरल आएगा, वो ऑलवेज ही पूछा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसलिए अपने को नो मान के चलना है, क्योंकि क्लोज्ड बोला है, मतलब हमेशा। क्लियर है? तो प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल, तो एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हो जिससे कि नेचुरल ना। क्लियर? फोर्थ वाले में एंशिएंट इंडियन यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर, करते हो इसको, यूज करते हो ऐसे? कौन सा यूज करते हैं? कब यूज करते हो? कब? ये नॉर्मल पढ़ाई करते वक्त? क्या रोड पे बैठ जाते हो, कार निकलते हो, कितनी कार निकली, कितने टू व्हीलर निकले, ऐसा करा? हाँ ये पढ़ाई के वक्त, अब नहीं करते, किसी में नहीं करते। वो मल्टीप्लिकेशन, ओके, हाँ कहाँ काम आता है? सब्ट्रैक्ट करते वक्त, ठीक है। हाँ आजकल नहीं आता काम, ठीक है। तो ये जो मेथड था ये पहले बहुत यूज होता था। आज भी अगर आप जैसे कोई आपके पेरेंट्स है या कोई भी आपको डांट रहा है, तो वो क्या होता है? पहली बात तो ये, फिर दूसरी बात ये, तीसरी बात ये, 3 चीज हमेशा ध्यान है ना। तो वो ऐसे ऐसे करके आपको बता, क्लियर? तो किसी किसी की आदत होती है, तो पहला ये, दूसरा ये, क्लियर? तो ये जो सिस्टम है, तो इस सिस्टम को कैसे यूज किया जाता था? 1 2 3, और 3 कितनी बार? 4 फिंगर, तो 3 4 12, ठीक है ना। तो इसको क्या बोला जाता था? 12 काउंटिंग सिस्टम, है ना, एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो आप टोटल 144 तक गिनती कर सकते हो इससे, क्लियर है? आधी बात समझ में? जैसे मेरी दादी जो थी वो क्या करती थी पता है? वो कोई गायत्री मंत्र का वो करना है, क्या करते हैं? जाप करते हैं, है ना। कोई और भी बहुत सारे होते हैं ना जो भगवान के नाम होते हैं, तो उसकी 108 की अलग ही कहानी है। तो 108 बार, 108 बार जाप करना है ना, हरे कृष्ण हरे राम वाला, या फिर गायत्री मंत्र हो गया, या फिर आपका कोई भी मंत्र हो गया,
108 बार जब उसको वो करते, तो पता है वो कोई माला वाला का यूज नहीं करती थी, है ना। पहले आजकल जो पंडित जी लोग रहते हैं वो सब माला यूज करते हैं, है ना। तो उससे क्या काउंटिंग रहती थी, जो माला रहती है उसमें 108 वो रहते मन के, तो हर एक मन के को ऐसे ऐसे घुमा, तो वो क्या करती थी, मेरे को जब मैं बड़ा हुआ शायद 5th 6th में पहुंच गया, तब मेरे को लॉजिक समझ में, अच्छा ऐसा होता है। तो वो दोनों हाथ से ऐसे करती थी, एक हाथ तेजी से चलता था, एक हाथ धीरे धीरे चलता था। तो मैंने कभी उनसे पूछा नहीं। जब मैं बड़ा हुआ 5th 6th में गया, तो मैंने ध्यान से देखा एक बार, तो मुझे समझ में आया। तो उन्होंने क्या किया, इस हाथ से वो ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी जा रहा है ना, फिर वापस यहाँ पे आ रहा है। जब ये 12 खत्म हो रहा है तो यहाँ 1, फिर अगेन 12 खत्म हुआ तो 2, फिर अगेन 12 खत्म हुआ 3। इसका मतलब क्या हुआ, 12 की टेबल चल रही, तो 12 की टेबल कितनी बार यहाँ तक चलती, मतलब ये क्या है, तो 12 9 जा और खत्म हो जाता। क्लियर है, आधी बात समझ। तो मैंने खुद से इंटरप्रेट कर लिया केवल देखकर कि क्या चल रहा है। कब इंटरप्रेट कर पाया, मैं तो बचपन से देख रहा था। पर जब ब्रेन डेवलप होता है हमारा और हम दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये चीजें सब अपने आप समझ में आने लगती। समय से पहले कुछ भी समझ में नहीं आता। क्लियर। तो यहाँ पर जो 12 काउंटिंग सिस्टम है, इससे आप क्या कर सकते हो, ऐसे ये 12 है और इसको ऐसे 12 बार तक, तो 12 12 जा 44 काउंटिंग तक यूज कर सकते हो। समझ गए कि नहीं समझ गए, इजी। तो यहाँ पर यही बता रहा है, एंशिएंट इंडियन यूज द जॉइंट्स ऑफ फिंगर टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल seen today. Each finger has 3 joints and a thumb used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to ancient base 12 counting system? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका कोई ऐसा रिलेशन। ये सारे क्वेश्चन समझ में आए अच्छे से, इजी थे, इसका कोई रिलेशन नहीं है जो हमने पढ़ा उससे। टैली काउंटर आ गया, बिल्कुल सही है। आजकल तो जो मंदिर है, गुरुद्वारा है, मॉल है, वहां पर जितने भी गार्ड होते हैं उनके पास वो ऐसा छोटू सा डिवाइस होता है, जैसे ही एक जना जाता है वो प्रेस कर देते हैं, काउंट हो जाता है कितने लोग मॉल में है, कितने लोग बैंक में है, कितने लोग इस बिल्डिंग के अंदर है, सब उससे काउंट। हाँ, तो लोग उसको माना करने की एम्पायर के पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द रिवॉल्यूशन ऑफ शून्य, शून्य मतलब जीरो, व्हेन नथिंग बिकम समथिंग। तो नंबर लाइन 1 से स्टार्ट होती थी, कब तक, मिलेनियम मतलब क्या होता है, सालों। सालों क्या हुई, नंबर लाइन कहां से स्टार्ट हुई, 1 से, पर धीरे से फिर क्या पता चला कि यार जीरो नाम की भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो यहां पर ब्रह्मगुप्त का, आर्यभट्ट का बहुत बड़ा रोल है शून्य के लिए। फ्रॉम फिलोसॉफी टू मैथमेटिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यता, उपनिषद में पाया गया और भी कई जगह देखा गया कि शून्यता, शून्यता मतलब क्या, नथिंगनेस। नथिंगनेस को उन्होंने अलग अलग श्लोक्स में बताया, अलग अलग चीजों में बताया। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है ना। पतंजलि ऋषि के बारे में भी दिया हुआ है, ठीक है। पतंजलि ब्रांड है आज की तारीख में। जो रामदेव बाबा है उनके जो गुरु थे उनका नाम था ऋषि महर्षि पतंजलि, ठीक है ना। तो यहाँ पर पतंजलि इन द योग सूत्रास अराउंड 3rd century BC also describe how शून्यता can help lead to control over one's mind, body and senses। मतलब आपके दिमाग को अगर शांति चाहिए तो आप कहां जाते हो, शांति। शांति मतलब क्या, शून्य, नथिंग। क्लियर। अगर कोई डिस्टर्ब है ना, किसी बात से, किसी चीज से डिस्टर्ब है तो क्या बोलता है, लीव मी, हेलो, मतलब उसको क्या चाहिए, नथिंग। उसको शांति चाहिए, मतलब क्या चाहिए उसको, शून्य। ना पॉजिटिव चाहिए ना नेगेटिव चाहिए, उसको क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में आपको लिखी गई है कि शून्य, जीरोनेस जो है, नथिंगनेस जो है, ये एनर्जी से रिलेटेड भी है। क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं थे पहले, वो भी आएगा, है ना। तो जीरो को इस तरह से उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकली फिर इंटरप्रेट किया और जीरो को फिर मैथमेटिक्स में लाए।
The transformation of zero into a fully operational number occurred in the work of ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा गया कि जीरो को किसी में ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो को किसी में माइनस करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और पर जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो खुद जीरो बन जाए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हम बचपन से जानते हैं, इसमें कोई नई बात है क्या? ब्रह्मगुप्त रूल फॉर जीरो। तो दिक्कत बड़े आगे, इसको कोई लिखने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हो एनी नंबर एडेड टू जीरो बिकम्स मतलब it gives the same number, any number subtracted from zero, so result will be the same, but any number when multiplied by zero results in zero only। ठीक है, integers expanding the horizon। अब यहां पर ब्रह्मगुप्त ने और आगे क्या बताया कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर आज की तारीख में जो हम जानते हैं, किससे जानते हैं? पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर जो आज की तारीख में हम बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको उन्होंने बोला पॉजिटिव को फॉर्चून और नेगेटिव को बोला डेप्थ। ठीक है, इसको हिंदी और संस्कृत में क्या बोला गया? धन और ऋण। ठीक है, जैसे आपने किसी से उधार लिया तो वो आपके ऊपर डेप्थ है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऋण, है ना, कि मेरा तुझ पर उधार रहा। ये तो यहां पर फॉर्चून और डेप्थ से पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को डिनोट किया गया। मतलब हम जैसे बोलते हैं क्या, 5 + 5 है ना, ये हम क्या बोलते हैं? 5 + 4 9। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं? 5 फॉर्चून एंड 4 फॉर्चून इज इक्वल टू व्हाट? क्या बोलो? 9 फॉर्चून। ठीक है, फिर आपको बोलेंगे 5 डेप्थ एंड 4 डेप्थ इज इक्वल टू व्हाट? 9 डेप्थ। ठीक है, 9 फॉर्चून एंड 9 डेप्थ विल बिकम शून्य। ठीक है ना, क्लियर है? जीरो। समझ में आ रहा है? तो फॉर्चून मतलब प्लस, डेप्थ मतलब माइनस, सीधी बात। तो डेप्थ प्लस डेप्थ इज इक्वल टू डेप्थ, फॉर्चून प्लस फॉर्चून इक्वल टू फॉर्चून। ठीक है, हम क्या ये सारे रूल्स जानते हैं? आई थिंक हमने बचपन से पढ़े हैं। अगर आपको इसमें से किसी में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्या प्लस और प्लस को, अगर आप दो प्लस को प्लस करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, दो नेगेटिव को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। प्लस और माइनस को अगर आप ऐड करने जाओगे और प्लस वाला बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है, तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। बट अगर प्लस वाला क्या है? छोटा, और इन दोनों को आप प्लस कर रहे हो, ठीक है, और नेगेटिव वाला बड़ा है, तो आपको नेगेटिव मिलेगा। जानते हो सारी चीजें। और प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस इंटू माइनस। ठीक है, और माइनस इंटू प्लस, ये सारे रूल्स आप जानते हो अच्छे से, कोई दिक्कत? हाँ, प्लस इंटू प्लस, प्लस लिखो। क्लियर? तो ये सारा इन्होंने फॉर्चून और डेप्थ नाम से आपको समझाया है। ठीक है, नंबर लाइन पर ये फॉर्चून लाइन कहा जाता है इसको, और इसको डेप्थ लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसा आज भी कहा जाता है कि आपकी लाइफ, जैसे आप जब बड़े हो जाओगे, कमाने लग जाओगे और दोस्तों के साथ बैठोगे, है ना, तो किसी ने कार लोन ले रखा है, किसी ने होम लोन ले रखा है, ठीक है ना। क्या कार 2-4 लाख की आती है? क्या आजकल जो कारें आती है सब 10 लाख के ऊपर की आती है? क्या घर 10-20 लाख में आता है? क्या आजकल जितने भी घर आते हैं सब 40-50-60 लाख के ऊपर के आते हैं? ठीक है, तो जो भी जॉब करते हैं, है ना, अगर उनके पास इतना पैसा होता तो वो एक ही बार में ले लेते, पर वो क्या करते हैं? लोन लेकर ले। तो जब आप बड़े हो जाओगे, तो अगर आपकी लाइफ इस लाइन में है ना, फॉर्चून लाइन में, तो आपको चैन की नींद आएगी नहीं आएगी? कि हाँ, किसी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बट आपकी लाइफ अगर किसमें चल रही होगी? डेब्ट में चल रही होगी, तो आपको टेंशन रहेगा कि यार, भले आप कितना भी कमा रहे हो, पर आपको टेंशन रहेगा कि यार कार की ईएमआई कटने वाली है, घर की ईएमआई कटने वाली है, या ये है या वो है।
होगा कि नहीं? या फिर हो सकता है आप आपके पेरेंट्स के मुंह से भी ये सब सुनते हो कि यहाँ का रेंट देना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, कैसे होगा, क्या होगा, है ना? और वही इसमें से कुछ पूरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कार को लिए टाइम हो गया और कार की सारी ईएमआई भरा, घर को लिए टाइम हो गया, घर की सारी ईएमआई भरा गई। तो आपने उनके मुंह से ये भी सुना होगा कि चलो हो गया, इतने साल से टेंशन जो चल रहा था पे हो गया होगा। ठीक है ना? तो जब आपकी लाइफ फॉर्चून लाइन में होती है तो आपको अलग ही मजा आता है। बट अगर एक भी डेप्ट चल रहा होता है ना, और अगर वो बड़ा होता है तो टेंशन में आप जीते। तो आपको क्या करना चाहिए? डेप्ट लाइन में जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि क्या ये जरूरी है। तो हम डेप्ट लाइन में जाएं, पूरे सेफ हो आप तो डेप्थ लाइन में जाएं। अदरवाइज आपको हमेशा फॉर्चून लाइफ में फॉर्चून वाली लाइफ जीनी चाहिए ताकि आप चैन की नींद सो सको। ठीक है? आप इतना पढ़ रहे हो, बड़े होके आप जॉब करोगे या आप कुछ भी करोगे, इतना पैसा कमाओगे और आपको नींद ही अगर चैन से नहीं आएगी तो फिर क्या काम? ये काम का। ठीक है? तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए हम फॉर्चून में रहे, ना कि डेप्थ में। ठीक है? द अरिथमेटिक ऑफ इंटीजर्स ये वही है। अ फॉर्चून प्लस अ फॉर्चून, फॉर्चून प्लस फॉर्चून क्या होगा? फॉर्चून। डेप्थ प्लस डेप्थ क्या होगा? डेप्थ। फॉर्चून माइनस जीरो इज अ फॉर्चून, डेप्थ माइनस जीरो इज डेप्थ। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अभी अभी देखा हमने, प्रोडक्ट ऑफ डेप्थ एंड द फॉर्चून इज डेप्थ, है ना? मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या होगा? नेगेटिव होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू डेप्थ इज अ फॉर्चून, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। ये क्लियर? थिंक एंड रिफ्लेक्ट। Why does a negative times a negative equals a positive? ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव होगा? नेगेटिव टाइम नेगेटिव करने से पॉजिटिव क्यों होगा? ये इसके बारे में पढ़ो क्या लिखा है जैसे। मतलब लगाने से वो हट जाता है। इसमें ऐसा बोला है कि इमेजिन करो कि आपकी इफ समवन टेक्स अवे -4 ऑफ योर डेप्ट, मतलब आपकी जो डेप्ट है वो क्या है? -4 है, और उसको किसी ने ले लिया। और चार डेप्ट किसी ने ले ली, और चारों डेप्ट क्या थी? 3 रुपए की। ठीक है? मतलब आप एक कोई भी चीज लेने गए, चॉकलेट लेने गए, टॉफी लेने गए, कितने रुपए की थी? 3 रुपए। आपने कितनी बार जाके ली? 4 बार जाके ली। तो 3 4 क्या हो गया? 12। तो आपने किसी दुकानदार से कितने? 12 रुपए क्या कर लिए? उधार कर लिए। ठीक है? यू आर इफेक्ट इफ समवन टेक्स अवे मतलब किसी ने चुका दी। क्या कर दिए? किसी ने चुका दिया। अगर वो, तो मान लो आप 4 बार किसी दुकान पे 3 3 रुपए की 4 बार चॉकलेट लेने गए, आपने कितने रुपए उधार कर दिए उससे? 12 उधार कर दिए। ठीक है? आपके घर में किसको पता चला, या उसने टोक दिया, किसने? दुकानदार ने, कि आपका बच्चा क्या कर गया? उधार कर गया, वापस करो। तो 12 रुपए थे, चिल्लर निकाली, उसको पकड़ा दी, ये ले। ठीक है? तो आपके ऊपर दुकानदार का तो उधार था ही, अब उस इंसान का भी उधार हो गया जिसने चुकाया, पर आप डेब्ट से फ्री हो गए कि नहीं हो गए? तो डेब्ट इनटू डेब्ट इज फॉर्चून। लोन डेब्ट होता है, डेब्ट होता है। ठीक है ना?
तो यहाँ पर क्या बोला, इफ समवन टेक्स अवे -4 ऑफ योर डेप्ट, है ना, इन सम इफ समवन टेक्स अवे 4 ऑफ योर डेप्ट, ईच आर ₹3, ठीक है, मतलब ₹3 की 4 डेप्ट, कितने हो गए 12 डेप्ट, 12 डेप्ट मतलब -12, और किसी ने चुका दिया, ठीक है ना, तो वो आपके लिए क्या हो गया, आपके लिए +12 हो गया, समझ गए, क्यों, क्योंकि आपका उधार क्या हो गया, चुक गया, समझ गए, ऐसे इसको समझाया है कि व्हाई डज अ नेगेटिव टाइम्स अ नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव। सर डेप्ट लेने के लिए हम डेप्ट मतलब डेप्ट चुकाने के लिए डेप्ट लेंगे तो हमने हमारी फाइनेंस भी होगा ना। हाँ, ये चीज तो है, अगर रियल लाइफ में लॉजिकली देखा जाए कि आपने उधार चुकाने के लिए किसी से उधार लिया, तो वो तो उधार ही कहलाएगा, आपको उसको भी तो चुकाना पड़ेगा ना, ठीक है ना, रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट तो है ही, रुपये पैसे में अगर हम देखें तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सही है, क्लियर। पर ये जो एग्जाम्पल से समझाने चाह रहे थे उसका मीनिंग कुछ और। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 3.2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 पढ़ो, पहला क्वेश्चन, जल्दी। दोपहर में 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, दोपहर में 4 डिग्री है, और रात को 15 डिग्री ड्रॉप हो गया, गिर गया, तो कितना हो गया, -11, पक्का होगा कि कर्जा हो गया, हाँ, टेम्परेचर है भाई, यहाँ डेप्थ ही चलता, ठीक है, डेप्थ और फॉर्चून रुपए पैसे में है ना, चलो बढ़िया। A spice trader takes a loan of debt, takes a loan मतलब debt 850, the next day he makes a profit, the following week he incur a loss of 450, write this sequence as the equation using integer and calculate his financial standing। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये कि एक स्पाइस ट्रेडर है जिसने लोन लिया 850 का, नेक्स्ट डे ही मेक प्रॉफिट ऑफ 1200, तो 850 का लोन लिया था, 1200 उसको फॉर्चून हुए, तो उसके पास कितने बचे नेट, 350 बचे। द फॉलोइंग वीक ही इनक्योर लॉस 450, फिर वापस से लॉस हो गया, कितना 450 का, 350 का फायदा हुआ था, 450 का लॉस हो गया, मतलब -100 में अभी वो, है ना, 100 के डेप्थ में। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर एंड कैलकुलेट दिस फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। तो फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या रहेगी, -100, तो इसको आपको जैसे हमने ओरली करा ना, इसको लिख लिख के अच्छे से बताना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस जो भी है, फिर explain using a real world example of debt why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। Subtracting negative number is same as adding a positive number। Subtracting negative number is same as adding, ठीक है, इस तरह का एग्जांपल लेके बता सकते हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। फिलिंग द स्पेसेस फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस आप जानते हो पी बाई क्यू के फॉर्म में जो होते हैं उनको फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। नेगेटिव फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन आप जानते हो। रैशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्यू, कोई दिक्कत। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई वी नीड क्यू नॉट इक्वल टू 0 इन द डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर, बताओ, क्यू नॉट इक्वल टू 0 क्यों से, क्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आपको क्या बताना है, कोई भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो इट विल बिकम अ नॉट डिफाइंड, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसी वैल्यू देगा, समझ गए कि नहीं समझ गए। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर बिकम्स 0, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू बता ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट, रैशनल नंबर क्या मिलेंगे, रैशनल नंबर तो है, एक्सपोनेंट्स नहीं है, रैशनलाइजेशन नहीं है, रैशनलाइजेशन जो हमने पढ़ा वो नहीं, रैशनल नंबर पर, रैशनल नंबर नहीं होगा तो कैसे काम करेंगे।
वी मस्ट मेक सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन एट दिस स्टेज। यहाँ पर आपको पूरा रैशनल नंबर के बारे में बताया अलग अलग एग्जांपल्स लेके, है ना, जो कि आप जब बुक आ जाएगी तो अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में। इसमें कुछ भी ऐसा आपको नहीं है जो हमने नहीं पढ़ा। एक चीज है ये वाला पढ़ लेते हैं हम, कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं, है ना। प्राइम नंबर बताए, प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो खुद से और वन के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते। कोप्राइम वही होता है कि दो नंबर एक साथ जब मतलब उन नंबर को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, है ना। जैसे पी बाई क्यू एक नंबर है, पी बाई क्यू से आपको समझ में नहीं आएगा, 2/6 है, तो 2/6 को कोप्राइम बोलूंगा क्या? मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कॉमन फैक्टर कौन है? कैसे कटेगा? देखो कितनी देर लग रही है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करो ना। तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 क्या है? कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कोप्राइम नहीं बोल सकते। तो आप बताओ क्या 5/6 को कोप्राइम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर है क्या जिससे कट रहा है? नहीं कट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है? द कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज दैट व्हेन वी से दैट p by q is a rational number, or when we represent p by q on number line, we assume that q not equal to 0 and p and q have no common factor other than 1, that is p and q are co-prime। तो वो नंबर जिसके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते अदर देन 1 and itself, उनको क्या बोलते हैं? हम co-prime बोलते हैं। So on the number line among the infinitely many fraction equivalent to 1/2, that is fraction 1/2, 2/4, 3/9, 6/12, ठीक है। तो we choose 1/2 represent all of them। अगर आपको ये भी दे रखा है तो आप 1/2 को रिप्रेजेंट करोगे, ये दे रखा है 1/2 को करोगे, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ठीक है। तो अगर आपको बड़े बड़े नंबर भी दे दे बट वो क्या हो रहे हैं? सिंप्लीफाई हो रहे, तो आप नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करते हो? 1/2 रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर बताया कि ग्रेड 6 और 7 में आपको समझाया था कि ब्रह्मगुप्त ने रूल्स ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन दिए थे। ये बॉडमास की बात कर रहे हैं, ठीक है। 6-7 में जो गणित प्रकाश है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ चुकी है जो आपने पढ़ी नहीं कभी, ठीक है। बट वो जहां जहां यूज होगी मैं आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम वो पढ़ेंगे, उदाहरण उदाहरण पाइथागोरस, पाइथागोरस और उदाहरण का दोनों का, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस्तेमाल होगा वो। और 8th क्लास में आपने जीपी2 में पढ़ा होगा, देखा था, चैप्टर का नाम था उदाहरण, ठीक है ना, जो कि आपके सिलेबस में था ही, एसपीएस वाले ने रखा ही नहीं था सिलेबस में, ठीक है ना। तुमको था क्या उदाहरण? हाँ, तो इसको भी नहीं था। तो वो बुक ही ऐसे लॉन्च करी थी कि पूरी पढ़ी नहीं पाए आप लोग, ठीक है। चलो, इक्वलिटी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर, ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर का आपको आता है अच्छे से। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर, इसमें कोई दिक्कत? देख लो एक बार, कोई जल्दी नहीं है। इसमें से कोई सा भी कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है जो आपको नहीं पता हो तो बताओ। क्या आपको ये नहीं पता a इंटू सी ए सी होता है, b इंटू डी बी डी होता है? पता है ना। ये बेसिक चीजें बहुत ज्यादा, ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो, ये सब आपको आता है। क्या वो ए बाई बी, सर वो थोड़ा क्लियर था सर, वो ए बाई बी को डिवाइड कर रहे हैं सी बाई डी। देखो a बाय b अपॉन c बाय d, ठीक है। तो जब भी ये होता है तो हम क्या करते हैं? a बाय b लिख दो इंटू, और इसको उल्टा कर दो, क्या कर दो? d बाय c, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? बोलो, ए डी अपॉन बी सी। मान लो b की जगह और d की जगह, दोनों की जगह 2, तो इसको इससे डायरेक्टली काट दो। क्यों? क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये और ये सेम है तो कट नहीं सकते। कट कितनी ठंड लग रही है? है ना। तो रैशनल नंबर के बारे में बताया, क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
क्लियर है, एकदम बेसिक रैशनल नंबर का। ये चीज 8th से हटा दी थी जी, गणित प्रकाश में ये चीज 8th से हटा दी थी। रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी होती है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब हटा दिया था, तो इसलिए आपको ये आ गया। ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट में क्या बोला, व्हाइल एडिंग और सबट्रैक्टिंग टू रैशनल नंबर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, हाउ विल यू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। अरे पढ़ो ना, देखो बाकी लोग पढ़ ही नहीं रहे, दिमाग पे जोर डालोगे, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि अगर ये 1/2 है और ये क्या है 3/5 है, तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाना है। हाउ विल यू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, एलसीएम लेकर कर चुके हम। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर रैशनल नंबर, ये इजीली किया जा सकता है, वही ब्रैकेट के बाहर वाले को मल्टीप्लाई करना है ना। कोई भी नंबर आपको दे दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाते हैं, 2 into a plus b, क्या करेंगे 2a plus 2b, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब हो जाएंगे आपसे। ये किस किस के पास एनसीईआरटी की पीडीएफ है, कम लोग हैं, तो सबके लिए प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट सबको दे दूंगा, सारी एक्सरसाइज है उसमें, सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके लाना है आपको। 3.2 तक हम ओरली कर चुके हैं, तो आप उस शीट में ही आंसर लिख लेना उसका, ठीक है। सॉल्व सभी को करना है, ठीक है। ये वाले सारे कॉपी पे चाहिए। न्यू एनसीईआरटी हेडिंग का डालना, न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन, इसमें से कोई सा ऐसा दिख रहा है जिसमें मैं कुछ आपको बताऊं, बोलो कोई सा डाउट इसमें से, देख लो पहले इधर, कोई सा ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं तुमसे, देख लो ये और भी है। इस चैप्टर में साइबर टर्मिनेटिंग आएगा, शांति, सब पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। टेंशन मत, पूरी मतलब पूरी एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी पूरा चैप्टर ये देख लेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी आई है, तो हम देखें तो सही कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक है ना। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम अप टू डेट है या नहीं है, समझ में आना चाहिए ना। तो बहुत कम लोग हैं जो न्यू एनसीईआरटी आ चुकी है और देख भी नहीं रहे, ठीक है, बहुत कम लोग। पर एटलास्ट आपके स्कूल किस पे फोकस करेगा, जब आ जाएगी हार्ड कॉपी में तब इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो आपको पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि व्हाट इज इन योर सिलेबस और हमने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। तो एटलास्ट देखना तो इसी को ही है ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि ये नहीं आई और ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। सर ये 6 वाले में सबसे पहले उठाओ एलएचएस, है ना, सबसे पहले क्या उठाओगे, ये एलएचएस उठा लो। तो ये 6 वाले में हम क्या करते हैं, एलएचएस उठा ले, एलएचएस उठाया और फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या है 6 वाला ना। इन दोनों का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, तो यहाँ क्या 2 + 3 कितना हो जाएगा 5/4, ठीक है। 5/4 इंटू 8/3 कितना आ गया 10/5, ये एलएचएस से आ गया। अब बोलेंगे टेकिंग आरएचएस, फिर आरएचएस को सॉल्व करेंगे। ये प्लस है, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, बॉड मास में कौन सॉल्व होता है, पहले मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो 2 3 6 8/6 है ना, 8/6 प्लस 3 से 3 काट दो, 4 से इसको 2 बार में काट, अच्छा इसको भी तो काट सकते हैं, 2 से इसको 4, तो 4/3 आ गया, नहीं 4/3, और ये से कट गया, ये से कट गया 2, तो 4/3 + 2, 4/3 + 2 आ रहा है सेम, तो LHS = RHS आ गया, मतलब शो कर दिया, क्लियर है। एक एक लेके करना है, एक साथ नहीं करना है, क्योंकि शो दैट बोला है, शो दैट बोला है मतलब क्या ये इसके इक्वल है, तो अगर है तो वो लास्ट में लिखेंगे कि हेंस LHS = RH, समझ गए। और कोई सा क्वेश्चन जो आपको लग रहा है
हिंट चाहिए पूछ सकते हो। बढ़े आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन देख चुके हैं। रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे देख चुके हैं, ठीक है ना। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे देख चुके हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? कर सकते हैं ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब पता है हमें। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? पढ़ा क्या कभी? क्या पढ़ा? नेगेटिव नहीं होती। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या नहीं होती? नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। ये जो बनाया है ना, ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। और शॉर्ट फॉर्म में मॉड बोलते हैं, ये है ना। मैथमेटिक्स में इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मॉड। तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? चलो फिर बताओ, मॉड्यूलस ऑफ माइनस टू अगेन थर्ड राजवीर, ठीक है। तो इसका क्या जादू है? ये रिप्रेजेंट करता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू आनी चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब बिना माइनस के, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर ए और बी के फॉर्म में, यही है ना। -4 और 3, ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू -4 है, बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी कितना होगा? एनीवन? वेरी गुड, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझ गए? मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी कितना होगा? वेरी गुड, ठीक है। ये चीज आपके सिलेबस में है जो हमने नहीं पढ़ी, अब हम पढ़ चुके। एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या नाम है टॉपिक का? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या? अगर मॉड्यूलस के अंदर कोई है तो बाहर पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। यहां पर ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड्यूलस ऑफ रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। जीरो हो सकती है पर क्या नेगेटिव हो सकती है। मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स क्या होगा? मॉड्यूलस ऑफ 2 माइनस 2 क्या होगा? जीरो हो सकता है पर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू विल रिमेन पॉजिटिव और जीरो। और माइनस अंदर क्या है? अरे नंबर ऐसा, ये है ना, मॉड्यूलस के बाहर माइनस है और मॉड्यूलस के अंदर माइनस है, तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसने प्लस बनाया पर क्योंकि बाहर था, ठीक है। जैसे तुमने जो बोला उससे मुझे एक क्वेश्चन ध्यान आया, है ना, अच्छा सा क्वेश्चन। अरे यार, ए की वैल्यू कितनी थी? -4 और बी की वैल्यू कितनी थी? ए थी ना, ठीक। बता क्या होगा? जल्दी, निकाली हुई तो है सब कुछ। वेरी गुड, -6, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 1 -7 इज -6। और अगर ये लगा दो तो 6 हो जाएगा, ये हो गया, ये क्या? सर मतलब हाँ, अगर बी बढ़ाओ ए से, जैसे कि B20 और A1
बी को 20 लेना है, ए को 10 लेना है, और ए माइनस बी का मॉड कितना होगा बोलो, और ए प्लस बी कितना होगा बोलो। ठीक है, और अब इसमें डालो वैल्यू, 30 में से 10 गए तो 20 बचे। क्लियर है? तो लिखा किसी को मुझे बड़े वाले फोड़ के बार माइनस तो माइनस क्या है? आपने क्वेश्चन दिया है तो सर सबसे बाहर ये नैविक वाला, ये वाला, हाँ इसमें आप सबसे आगे में बाहर माइनस होगा तो माइनस आएगा यहाँ, हाँ हाँ बिल्कुल। पर एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही क्या होगा भाई? एब्सोल्यूट वैल्यू इसके अंदर काम करती है, इसके बाहर थोड़ी काम करती है। हाँ एब्सोल्यूट वैल्यू का है। देखो अपना काम है जो दिया है उसको सॉल्व कर, ठीक है। अब वो जानबूझ के नेगेटिव डाल रहे हैं, तो पूछने के लिए डाल रहे, चेक करने के लिए डाल रहे, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन अगर बोला है तो अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो वो a प्लस b का तो माइनस 50 होगा ए प्लस बी का नीचे ये वाले वैल्यू दी है उसने नैविक, तो 20 होता है ना। हाँ तो 20 और 10 30 होता है ना। अच्छा और a प्लस b दोनों पॉजिटिव लिए उसने, सर a प्लस b माइनस 30 ए प्लस बी 30 होगा ना भाई, 20 और 10 30, 20 प्लस 10 30, ये होगा। सर तो साइन चेंज क्यों होगा साइन चेंज? मॉडुलस के कारण। हाँ मॉडुलस, यही गलती, यही मैं सोच रहा था कि कोई ये गलती क्यों नहीं कर रहा, तो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया। देखो मॉडुलस साइन चेंज नहीं करता है, मॉडुलस साइन को फ्लिप नहीं करता, मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देता है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब क्या, पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने देना, ठीक है। नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव बट पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव। डेंसिटी का क्या मीनिंग है यहाँ पर, कि दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर लाई करते हैं, ठीक है ना। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई करते हैं, उसी को क्या बोला है, द डेंसिटी ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। 1 और 2 के बीच में केवल ये दो होंगे, क्या, इनफाइनाइट। और आप ये फॉर्मूला यूज करके या फिर दूसरी टेक्निक यूज करके निकाल सकते हो, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। दिस मींस दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंट करना है इन तीनों को, कर लोगे, इन दोनों को कर लोगे। फ्राइडे आज, आप मंडे को आओगे, सारा होमवर्क चाहिए है ना, ये सारी जो एक्सरसाइज है 3.3 4 5 ये सारी करके लाना है आपको। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। फिर क्या बोला है, टेलर इतने मीटर का फाइन सिल्क है, इफ मेकिंग वन कुर्ता रिक्वायर्स इतना मीटर ऑफ सिल्क, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास कैन ही मेक, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वानिया, क्या तो कहाँ हो, इतना उसके पास टोटल कपड़ा है, एक कुर्ता बनाने के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो कितने कुर्ते बनेंगे, क्या करना है इसके लिए, डिवाइड, ठीक है ना। टोटल कपड़ा अपॉन कपड़ा रिक्वायर्ड फॉर वन कुर्ता, आ जाएगा नंबर ऑफ कुर्ता। 3 रैशनल नंबर लिखना है इन दोनों के बीच में, हो जाएगा। इन दोनों के बीच में 3 रैशनल नंबर लिख सकते हैं मन से। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स, x प्लस वाई बाई 2 के अलावा कोई और फॉर्मूला या मेथड, हमारी वाली एलसीएम वाली, एलसीएम लेकर और मल्टीप्लाई करने उससे कर सकते हैं। फिर इरेशनल नंबर को समझाया, यहाँ पे इरेशनल नंबर क्या है, यहाँ पे बताया है बुधायना और सुलभसूत्रा से क्या आया था, ज्योमेट्रिक एक मेथड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट उससे आप क्या निकाल सकते हो, इरेशनल नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। ये वाला मेथड हम यूज करेंगे, जो ये डब्बा बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर है 1 यूनिट ऑफ ईच, है ना। पूरे स्क्वायर की साइड्स क्या है, 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर बोल लो, 1 इंच बोल लो, 1 फीट बोल लो, है ना, 1 यूनिट है स्क्वायर की हर एक साइड। तो यहाँ पर बताया है कि इरेशनल नंबर यानी कि उसकी डायगोनल जो है वो √2 यूनिट्स की होगी। तो ये कैसे आया, पाइथागोरस का यूज किया किसने, बुधायना ने, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना 1, बेस कितना 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 2, तो हाइपोटेनस कितनी होगी बोलो,
ठीक है, तो ये √2 जो आया डायगोनल लाइन इसकी स्क्वायर की, ये लेंथ आ गई। तो अगर आपको √2 की वैल्यू पूछी जाए तो √2 की वैल्यू क्या होती है बोलो? 1.4 और डॉट डॉट डॉट, मतलब इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। सोचो, फिर भी आप इसको मेजर कर सकते हो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं है, फिर भी आप इसको मेजर कर सकते हो। आपको क्या चाहिए? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, जो इन दोनों के बीच का गैप होगा वो क्या होगा? √2 यूनिट्स। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, इतना है, ये डिफाइन किया। यही तो जादू है मैथ्स का, यही तो जादू बताया किसका? ज्योमेट्री का, कि यहाँ पर √2 कहने को इरेशनल है, पर उसको क्या कर सकते हैं हम? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो टेक्निक है ये हम यूज करेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको? √2 को, √3 को, √5 को। ठीक है, तो हम एक ये चीज बची, कौन सी? रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। ठीक है ना, तो ये अपन करेंगे, जून में करेंगे, ताकि आपको आपके स्कूल में काम आ जाए। ठीक है, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी √2। अब जब भी √2 क्या है? इरेशनल नंबर है, ये क्या है? एक फैक्ट है। हमने लास्ट क्लास में देखा था, लास्ट क्लास में देखा था कि फैक्ट को जब भी प्रूफ करना है तो कौन सी मेथड लगती है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड लगती है, बताया था मैंने। तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं हम? जो भी हमें प्रूफ करना है उसका ठीक उल्टा सपोज करते हैं। बोला था मैंने कि नहीं बोला था? अभी देखो, ये भी बोल रहे हैं, we assume the opposite of what we want to prove। ठीक है, जैसे आपको प्रूव करना है कि √2 क्या है? इरेशनल, तो हम क्या मान लेंगे इसको? रैशनल। और रैशनल नंबर को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब भी आपको क्या बोला जाए, √2 √3 कुछ भी प्रूफ करने के लिए बोला जाए, तो आपके पास कौन सी मेथड होगी? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या करते हैं कि जो भी आपको प्रूफ करना है, वी अज्यूम द अपोजिट ऑफ व्हाट वी वांट टू प्रूव एंड शो दैट दिस अजम्पशन लेड्स टू अ लॉजिकल डिजास्टर। मतलब आप ये शो करोगे कि जो आपने अज्यूम करा उसके कारण क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। लिखा है ना? We assume the opposite of what we want to prove and show that this assumption leads to a logical disaster। पहले तो आप जो प्रूव करना है उसका अपोजिट अज्यूम करो, और फिर ये साबित कर दो कि जो अज्यूम किया उसके कारण क्या हो रहा है? गड़बड़ी हो रही है, गलत आ गया। हमने भी यही किया था, है ना? रैशनल माइनस रैशनल क्या आना चाहिए था? रैशनल, बट आ क्या गया था? इरेशनल आ गया था। तो यहां पर भी √2 को इसी तरह से इन्होंने प्रूव करके बताया है कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है तो एक काम करो, √2 को रैशनल मान लो। √2 को रैशनल मान लिया, नो कॉमन फैक्टर, मतलब दे आर को-प्राइम। फिर स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग कर दी, इधर भेज दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 2 कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, 2 कॉमन फैक्टर आ गया। फिर हमने p को एक और नए नंबर से डिनोट किया, किससे? p = 2 कैसे? तो यहां पर भी क्या आ गया? कॉमन फैक्टर आ गया। तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि p और q का एक कॉमन फैक्टर है, जबकि यहां पर क्या बोला हमने कि दे शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और कॉमन फैक्टर आ गया। कॉमन फैक्टर आ गया तो वी डिड्यूस दैट p इज इवन एंड q इज इवन, दिस मींस दे बोथ शेयर अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2। ये √2 को प्रूफ करना था इसलिए 2 आया, जब √3 को प्रूफ करना रहेगा तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करोगे तो ये 3 बन जाएगा, और ये तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 की स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। तो केवल ये लाइन चेंज होती है, क्या? कि दे बोथ शेयर कॉमन फैक्टर ऑफ 3। क्या? √3 का स्क्वायर क्या होता है? हाँ, ये √2 का बताया इसने। मैं बोल रहा हूँ √2 के अलावा √3 √5 कुछ भी पूछा जा सकता है। नहीं, उसमें सर वहाँ पे 2 के लिए है ना, p को सब्स्टिट्यूट कर, सर वहाँ पे 3 क्यों जाएगा? हाँ, 3 के लेंगे भाई, जिसका आता है वही लेते हैं। √2 का है तो 2 लेना है, √3 का है तो 3 लेना है, और √5 का आएगा तो 5 लेना है। ठीक है, तभी तो कॉमन क्या आएगा? कॉमन फैक्टर ऑफ 2। However, in step 1 we stated that p/q was simplest form sharing no common factor। इसका मतलब क्या हो रहा है यहां? Because our logical steps were flawless, our initial assumption must be wrong।
हमने खुद को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया कि हमारा अजम्पशन क्या था, गलत, और उसके कारण ये क्या हुई है, गड़बड़ हुई। इसका मतलब अजम्पशन क्या है, गलत, और अजम्पशन क्या था, रूट 2 इज रैशनल, तो इसका मतलब सही क्या होगा, रूट 2 इज इररेशनल। समझ गए? मतलब जो प्रूव करना है उसका उल्टा अज्यूम करेंगे और अजम्पशन के कारण होगी गड़बड़ी, तो जो अज्यूम किया उसको गलत बोल देंगे, तो सही क्या होगा, उसका उल्टा। समझ गए? सर हम ये कैसे बोल सकते हैं कि रूट टू इरेशनल भी है, इमेजिनरी नहीं है, ऐसे कुछ और नहीं? मतलब इस स्टेप ये जो पढ़ा इसके अलावा बताऊं? नहीं मतलब मैंने ऐसे बोला कि रूट टू रैशनल ये इसका मतलब इरेशनल होगा, तो वो इमेजिनरी की जरूरत है। देखो उसके लिए तो हमने रूट 2 की वैल्यू निकाली, रूट 2 की जो वैल्यू लॉन्ग डिवीजन से निकाली, तो वो आई 1.414 डॉट 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 आ से गई। अगर इरेशनल होता, सॉरी इमेजिनरी होता, तो वैल्यू नहीं निकलती। ठीक है, इमेजिनरी नंबर की पहचान क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -1, है ना? स्क्वायर रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसी को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। रूट 2, रूट 3, इनके पास तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर है, क्यूब रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर है, तो इनको इरेशनल बोलेंगे। इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन ही अलग, आपके इसमें डालती इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आपको मैंने इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया था कि नहीं बताया था, फर्स्ट क्लास कैपिटल आई बताया था, है ना? किसी को ध्यान होगा, किसी को नहीं होगा। तो इमेजिनरी नंबर को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया था। इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन भी है इसमें, इसमें बोला इमेजिनरी नंबर को छोटे स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रू, बट आई जो है इट इज रिजर्व फॉर इमेजिनरी नंबर। इन्होंने कैपिटल आई को इरेशनल नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया एनसीईआरटी। गूगल भी नाराज है कि ऐसे कैसे इरेशनल नंबर को कैपिटल आई से ले लिया। आगे बात है, तो ठीक है, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होती, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल जैसी बुक्स में भी मिस्टेक्स होती है ना? तो ये मिस्टेक है कि इन्होंने जानबूझ के डाला, आई डोंट नो, बट किसी भी बुक में आज तक किसी भी राइटर ने, ना आर डी शर्मा ने, ना आर एस ने, किसी ने भी, इवन गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो कैपिटल आई आई, कैपिटल आई हो या स्मॉल आई हो, इट इज रिजर्व्ड फॉर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। ठीक है, इरेशनल नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा रियल नंबर माइनस क्यू या नॉट क्यू, ऐसा लिखना पड़ता है इरेशनल नंबर। ठीक है, आएगा थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो जैसे रूट 2 को रिप्रेजेंट, रूट 2 को प्रूव करा, वैसे रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 10 को आपको प्रूव करने को बोलेंगे। ठीक है, तो एक तो इरेशनल और नंबर लाइन बचा है अपना, और एक ये बचा है, इसको भी हम अच्छे से करेंगे। कंस्ट्रक्ट, है ना, यही कंस्ट्रक्शन वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ये इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। बताओ मैं क्या ये वाला, हाँ ये अपन पढ़ेंगे ना, ये अभी तो हमने केवल इससे एक, हमने बहुत ही सरफेशियल वे में इसको देखा, इसमें से कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जब हम पढ़ेंगे तो इसका थोड़ा सा इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखो ये पूरा लॉजिकल है, बट कहीं कहीं आपको स्टेप्स थोड़ी सी रटना पड़ती है। ठीक है ना, यही फैक्ट है, क्योंकि जो फ्लो है, जिस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें शॉर्टकट नहीं ले सकते। अगर शॉर्टकट नहीं ले सकते तो कहीं ना कहीं आपको याद तो करना पड़ता है, जैसे कि ये वाली चीज है ना, ये वाला जो पूरा पैराग्राफ है पूरा आपको आना चाहिए, है ना? कम वर्ड्स में लिखो, अदर वर्ड्स में लिखो, पर लिखना तो पड़ेगा। ऐसे ही लास्ट में जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको भी समराइज करना है, ये भी लिखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आपने ये नंबर लाइन बचा है, ये करेंगे हम। स्टोरी ऑफ पाई यहाँ पर बताया है, माधवास इनफाइनाइट सीरीज के बारे में यहाँ पर बताया हुआ, माधवा ऑफ संगम अग्रम, संग्राम नहीं नहीं
संगम अग्रम, यही तो लिखा है, ठीक है। तो 14th सेंचुरी में इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई बताई थी, है ना। एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई वाज फर्स्ट अनलॉक इन दी 14th सेंचुरी बाय मानवा, ठीक है। तो ये कौन है, इनके बारे में बताया, केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स है इनका, है ना। और इन्होंने सबसे पहले एग्जैक्ट वैल्यू आप दी थी, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू थी 3.1416 ये आर्यभट्ट ने दी थी इस ईयर में, ये वैल्यू दी थी। एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है ना। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की और √2 की दोनों आपको दी हुई है, ठीक है। आगे ये निकल गई होगी, आई को पीआई लगता है। हाँ इंग्लिश में पीआई लिखते हैं, बाकी पाई का तो सिंबल होता है ये, है ना। जैसे आपको वो लिखना है, क्या लिखना है, एस, मान लो किसी का नाम है SN दुबे, तो वो हिंदी में कैसे लिखेगा, एस एन कैसे लिखते हैं, है ना, ऐसे लिखेगा वो। तो वैसे ही पाई क्या है, तो पाई एक्चुअली ग्रीक अल्फाबेट है, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे और कुछ, ठीक है। मतलब आपको एक तरह से बोलना, प्रोनाउंस करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर पाई के बारे में बताया, पाई रैशनल नंबर है और पाई की एग्जैक्ट वैल्यू इस ईयर में इन्होंने निकाली थी। अब आपसे पूछने को ये भी पूछ सकते हैं कि आर्यभट्ट ने कब निकाली थी, क्या वैल्यू निकाली थी, माधवा ने कब निकाली थी, कैसे निकाली थी, कितनी थी, ठीक है। अब ये सब मैथ्स का पार्ट नहीं होता, बट वही है, स्कूल टीचर कब कहाँ क्या करते हैं कोई भरोसा नहीं। मैथ्स में हिस्ट्री का पूछने लग जाए कुछ नहीं कह सकते। रियल नंबर, डेसिमल्स एंड साइक्लिक पैटर्न्स, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रैशनल नंबर, डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में क्या आपको ये नहीं आता, एक्चुअल डिवीजन हमने किया था 3/8 का किया था, याद होगा आपको। 2/11 का किया था हमने, इन्होंने 5/11 का करके दिखाया है, ठीक है। ट्राई टू फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस, ये भी आपको करके लाना है ना, अगर आपके पास एनसीईआरटी की पीडीएफ हो तो, अदरवाइज जितना आपको दे रहे हैं केवल वही करना है, ठीक है ना। 1/7 वाला क्वेश्चन याद है हमने किया था, 1/7 की वैल्यू बोलो, 0.142857 का भाग याद होनी चाहिए। 1/7 की वैल्यू क्या याद होनी चाहिए, 0.142857 का भाग, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव मेथड देखी थी, जिसमें क्या देखा था कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 देखते हैं केवल, 2 और 5 अगर है तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो विदाउट डिवीजन, विद डिवीजन दोनों आपको आनी चाहिए। कन्वर्ट करना, बिना बार वाले सबको सीखा हमने, ये सारी मेथड देखी हमने, इसमें कोई डाउट किसी को, बताओ। जिस भी दिन एनसीईआरटी आ गई मार्केट में, आपको बिल्कुल सबसे पहले तो आप खुद परचेस कर, मेरे को मैसेज कर दो कि सर एनसीईआरटी मिलने लगी है मैथ्स की, तो मैं भी ले आऊंगा, ठीक है। और मुझे मिल जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि एनसीईआरटी मैथ्स की मिलने लगी है क्या, ठीक है। तो फिर क्या करना है, ये एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन पकड़ पकड़ के सॉल्व करने, ठीक है। अभी जो शीट है उसमें आपको सारे एक्सरसाइज वाले डाले, ये एग्जाम्पल वाले सारे सॉल्व करना है। क्या ये सॉल्व नहीं कर सकते हम? हमने दो मेथड पढ़ी है, ऑब्जेक्टिव मेथड भी पढ़ी है, सब्जेक्टिव मेथड भी पढ़ी है, हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ। जैसे 0.0045 तो इसको ऑब्जेक्टिव मेथड से कैसे करें? बार क्या लगाए, 5 भी है, बार का लगाओ, 4 5 ठीक। ऑब्जेक्टिव मेथड, नंबर माइनस नथिंग अपॉन 9 9 0 0, वो 0 नहीं चाहिए, क्या वो ये डिनोमिनेटर में, ये कहा लिखे डिनोमिनेटर में डेसिमल का केवल राइट हैंड साइड वाला है, ऊपर न्यूमरेटर में जी ये माइनस करा ना, बार देखो पूरा नंबर माइनस, जिनके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है, 0 के ऊपर नहीं है, ठीक है। फिर यहां पर आपको बताया प्योर रिपीटिंग, जनरल रिपीटिंग का। प्योर रिपीटिंग, जनरल रिपीटिंग में क्या बताया इन्होंने,
क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, देखो प्योर रिपीटिंग मतलब जब कोई भी नंबर दे रखा है आपको, जैसे 0.181, ये प्योर रिपीटिंग नंबर हो, ठीक है। जनरल रिपीटिंग मतलब 18276, ठीक है, जनरल रिपीटिंग। तो वो तो रैशनल होगी ना। हाँ, मैंने कब कहा कि रैशनल इरेशनल, ये तो रिपीटिंग के बारे में बता रहे हैं बस। तो कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनते। द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर देखा था 1/7 का। 1/7 क्या है? प्योर। ये नहीं बताया मैंने कि मैजिक मैजिक है, ठीक है। मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर 1/7 साइक्लिक नंबर क्यों बोला इसको? क्योंकि 1/7 142857 होता है, जबकि 2/7 करने जाओगे तो 285714 हो जाएगा, 3/7 करने जाओगे तो 428571 हो जाएगा। इस तरह से ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, इसलिए क्या बोला है? द मैजिक ऑफ साइक्लिक नंबर। किसको? 1/7, ठीक है। इरेशनल डेसिमल्स, इरेशनल डेसिमल के आगे क्या लिखा है? ये कियोस, कियोस एंड इंफिनिटी। अब यार मैथमेटिक्स में इतनी टफ अंग्रेजी डाल देंगे तो मैथमेटिक्स टीचर को इंग्लिश थोड़ी आती, इंग्लिश आती होती तो इंग्लिश नहीं पढ़ा देते, ठीक है। कियोस, इरेशनल डेसिमल कियोस एंड इंफिनिटी। कियोस मतलब तो ऐसा होता है कि डिस्ट्रक्टिव, तबाही है, तो ये क्या इरेशनल नंबर तबाही होता है, ठीक है। तो इरेशनल में डेसिमल कियोस एंड इंफिनिटी, जबरदस्ती इंग्लिश डालनी। देखो सर्कल का चैप्टर अप एंड डाउन डाउन तो बात लगता है मैथमेटिक्स के टीचर ने बगल में उसको बैठा लिया होगा, इंग्लिश टीचर को, कि आप मेरी हेल्प करें। आजकल अच्छे अच्छे शब्दों का जमाना है। अच्छा, तो इरेशनल नंबर के एग्जांपल के लिए इन्होंने दो नंबर लिए, √2 और पाई। √2 की वैल्यू वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या बोला है आपको? क्या 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो? क्या बोला है? विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपको ये फाइंड आउट करना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो डिनोमिनेटर को लिया, प्राइम फैक्टराइज किया, 2 और 5 आ रहा है तो ठीक, और अगर कुछ और आ रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। बाय क्या बोला है? चेक योर आंसर बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन एंड एक्सप्रेसिंग दिस रैशनल नंबर एज डेसिमल। मतलब आपको इसका डिवीजन करके भी चेक करना है, इनको डिवाइड कर करके भी चेक करना है, ठीक है। फिर बोला है परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। जैसे 1/7 का अपने को वैल्यू रटी हुई है क्या? 0.142857। वैसे 1/13 को आपको क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन करके वैल्यू निकालना है और बताना है आइडेंटिफाई रिपीटिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी इफ यू इवैल्यूएट 2/13? तो जैसे 1/7 में साइक्लिक प्रॉपर्टी आपको शो कर रहा था, वो क्या 1/13 में भी कर रहा है? ये आपको शो करना है, ठीक है। Does it show? No, it is not showing। और करेगा क्योंकि 1/7 करता है, 1/9 करता है, 1/11 करता है, 1/13 करता है, 1/17 करता है, 1/19 करता है, सब, ठीक है। जितने भी प्राइम नंबर आते हैं ना डिनोमिनेटर, सब साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। कोई 3 के बाद रिपीट होता है, कोई 4 के बाद रिपीट होता है, कोई 5 में रिपीट होता है, कोई 6 में रिपीट होता है, कोई 8 में रिपीट होता है। हाँ स्मार्ट बोर्ड पे वो बाजू में सर वो लिखा है सर आपने 0.015। हाँ तो सर कभी ऐसा लिख सकते क्वेश्चन पेपर में कि 0.045 के जो बाहर है उसको 2 हिस्से में काट दिया और कोई बात नहीं, 5 में हाँ एक ही मीनिंग हुआ।
ऐसा होता नहीं है पर मीनिंग वही हुआ, 4 भी रिपीट हो रहा है 5 भी रिपीट हो रहा है, कुछ अलग मीनिंग नहीं है इसका। इसको ये यही है, ये तो एक वो मानेंगे कि मिसप्रिंट हो गया, इसको जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, तो क्लासिफाई द फॉलोइंग रैशनल इरेशनल कर सकते हो, इजीली बता सकते हो रैशनल कौन है इरेशनल कौन है, हो जाएगा। फिर फोर्थ वाले में 0.9 के बार को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, पी बाई क्यू में। फिर फिफ्थ वाला, we have seen the repeating block of 1/7 is a cyclic number, try find more number whose reciprocal is 1/n। तो अभी बताया मैंने 1/7 के अलावा कौन हो सकता है, 1/11, 1/13, 1/17, 1/23, है ना, 1 नीचे प्राइम नंबर लगा दो, सीधी बात, ठीक है। नॉन यूनिकनेस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन यूनिकनेस क्या होती है, जो यूनिक नहीं है, काले काले में non-uniqueness of decimal representation just as 1, 10/10 1, 100/100 1. Rational number can have two decimal form, any terminating decimal has an alternative with repeating nines। 0.9999 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट 0.9999 इक्वल टू 1, है क्या सरप्राइजिंग, may would have guessed that it is slightly less than 1, many would have, ऑब्वियसली बात है 0.999999 लिखा है और कहीं पे 1 लिखा है, तो ऑब्वियसली बात है हम सोचेंगे यार कुछ तो कम है कुछ तो कम, ठीक है ना। बट ये जब इंफिनिटी पे जाता है 0.99999 इंफिनिटी पे जाता है तो इट विल बिकम 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 से पहले वो क्या था, जैसे 1000 है तो 1000 से पहले क्या था, 999 तो था, पर यहाँ डेसिमल की बात चल रही है, इसलिए 0.999 क्या होगा, 1 के बराबर ही। कंक्लूजन पे आ जाते हैं। द नेवर एंडिंग जर्नी, वी हैव ट्रैवल्ड एन इमेंस डिस्टेंस फॉर, यार ये मैथ्स की बुक। फिर शून्य के बारे में बताया है, रियल नंबर लाइन के बारे में बताया है ना, जो नंबर लाइन है उसी को रियल नंबर लाइन बोला है, ठीक है। और इवोल्यूशन ऑफ अवर वर्ल्ड ऑफ नंबर, इवोल्यूशन थ्योरी दे दी पूरी, कैसे इवॉल्व हुए नंबर इवॉल्व, इंसान है जो इवॉल्व हुआ, उनको बायो चल रहा, इवोल्यूशन ऑफ एनिमल बता रहे, इवोल्यूशन ऑफ नंबर, बढ़िया। तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, इंटीजर को जेड से, रेशनल नंबर को क्यू से, ये गलत है इसको काट देना, रियल नंबर को आर से, ठीक है। क्या ये फॉन्ट ना, ये अलग ही फॉन्ट ले लिया इन्होंने, बोलते हो सबको, इन ये मैथ्स के टीचर ने क्या किया, सबको बैठा लिया, एक डिजाइनर को भी बैठा लिया, इंग्लिश वाले को बैठा लिया, और ये इरेशनल नंबर का आई जबरदस्ती डलवा दिया। Think and reflect. So -1 into -1, 1. There is no real number that when multiplied by itself results in negative number. Thus, negative of square root of any negative number वो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो क्या होते हैं, किसी का भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट, है ना, नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर को क्या बोलते हैं हम, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल, ठीक है। इमेजिनरी नंबर के बारे में आपको इतना दे दिया है, मतलब ये हिंट से मैं ये अंदाजा लगा रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर रहेगा 10th में, इमेजिनरी नंबर जिसमें आप पढ़ोगे, जो अभी 11th में होता है, ठीक है। 11th वाले क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा इमेजिनरी नंबर पर बेस्ड हो, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर की अगर डेफिनेशन दे दी है आपको, इंट्रोडक्शन दे दिया है इसका मतलब नेक्स्ट ईयर 10th की बुक में आने वाला है। बेसिक हटने के कारण थोड़ा हाई हो गया है, इसके कारण बेसिक हट गया है, बेसिक हट गया है, तो बेसिक और स्टैंडर्ड का कोई सिलेबस अलग थोड़ी था,
सर कुछ जल्दी सिलेबस तो वही का वही था, बस थोड़ा केवल कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते थे वो थोड़ा आसान वाले देते थे, बेसिक वाले। ठीक है? ये वाली एक्सरसाइज में देख लो, कोई सा ऐसा क्वेश्चन लग रहा है आपको जो आप नहीं कर पाओगे, इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देना जो हमने नहीं किया है ना। दो चीज बची, नंबर लाइन बची है रैशनल वाली, और इंटरनेशनल नंबर को प्रूव करना बचा है। ये दो चीज बची है, बाकी इसके अलावा सब कुछ आपको करवा दिया है। आप बताओ इसमें से क्या नहीं कर पाओगे? केवल सेकंड वाला। ठीक है, ये वाला लाइन वाला तो सर इसमें है ही नहीं कुछ। क्या परपेंडिकुलर मेथड कुछ पता है नहीं। है भाई है, हाँ उसको तो ऊपर गया, एक इशारा कर दिया काफी है। ये थोड़ी लिख के बताएंगे तुमको स्पाइरल मेथड है, परपेंडिकुलर मेथड है, लिख दिया मतलब सब है। ठीक है, हाँ इसमें से देखो जो जो बन जाए कर लेना, नहीं बने डाउट ले आना, अपन देख लेंगे। ठीक है, ये लो ये रहा, बस आगे बढ़ा। ठीक है, हाँ सर सब वही दिया है, ऐसे कंटिन्यू कर देना। थर्ड वाले का पहला क्या? कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बताओ आता, थर्ड वाले का फर्स्ट कैसे करेंगे? सर उसको 126 बाय 10 126 बाय 10 वैल्यू, डेसिमल उड़ा दो 12.6, डेसिमल उड़ाया नीचे 10, 126 बाय 10। फाइनल आंसर नहीं हुआ ये, क्योंकि क्या बोला है? इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अच्छा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बोला है, पर फिर भी सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करना है ना, क्यू की टेबल से काट लेना। चलो और कोई सा डाउट दे दूं, शीट्स हो जाएगा है ना। नंबर लाइन के और ये सब छोड़ देना, इसके अलावा सारे कर लेना है। वो पहले एक सही तो सर कुछ क्वेश्चन में से स्टार बना है कौन कौन सा चार बड़े मतलब नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू टाइम्स, वो एग्जाम में नहीं देंगे। वो केवल सोचने के लिए ऐसे ही टाइम पास, और ये भी दिमाग पे जोर लगाओ। एक रखो, बाकी पास करो जल्दी से। ये बात पुरानी इंस्ट्रक्शन में 5 पेज का इंस्ट्रक्शन और बच्ची क्या अरे बस की सेकंड नहीं करती है। पुरानी में क्या था? 5 पेज मैंने आपसे करने दिखावा क्या मैंने आपको यूट्यूब चैनल देखा सर मैंने देखा था? सर वो बाजार वाले इसको पुरानी सर ये वाली अलाइन नहीं होगी ना। है तो मेरी, देखो वो फॉरवर्ड जो जिसमें मैं दिख रहा हूँ वो कोविड टाइम के शूट करे हुए वीडियो है ना, जिसमें मैं दिख रहा हूँ। और जो ऐसे बोर्ड वाले दिख रहे हैं तो ये अभी शूट हो रहा है, जैसे ये इसकी भी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये ऑन है ना। तो जिसकी भी क्लास छूट जाती है वो क्या कर पाता है, देख पाता है। जैसे अनुष्का बैकअप ले रही है, तो अनुष्का का जो पूरा जो हमने पढ़ा रियल नंबर एक्चुअल में पूरा छूट गया, तो अभी तुम पुराने वाले वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अब जैसे जिसका ये छूटा हुआ होगा, जब पूरी एनसीईआरटी हमने आज रिवाइज कर ली, देख ली एक बार है ना, मतलब पूरा चैप्टर एक ही दिन में पूरा देख डाला। केवल क्या बचा अपना, इरेशनल नंबर और नंबर लाइन और इरेशनल नंबर प्रूफ करना। ठीक है ना, तो जो भी अब लेट एडमिशन लेगा या नहीं आ पाया किसी कारण से, कुछ आगे नहीं आ पाया, तो ये जो वीडियो है अब ये पुराना तो होगा नहीं, ये चीज तो आज ही करी ना अपन ने, तो वो देख पाएंगे, इसलिए ये पूरी रिकॉर्ड